नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर के सारे इवेंट्स, सारे हैपनिंग्स ऑल ओवर द ग्लोब जो आपके पोर्टफोलियो को अफेक्ट करते हैं, आपके इनकम को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को जो अफेक्ट कर सकता है। ऐसे सारी खबरों को हम यहाँ पर एनालाइज करना सीखेंगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। शुरुआत करूंगा मैं आज सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है अ हिस्टोरिक स्टॉक स्वैप, इट्स DII स्ट्रीट आफ्टर 22 ईयर्स। अब ये है स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट वाले लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में? बिल्कुल नहीं। हर एक इंसान का इससे लेना देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो उनका बैंक अकाउंट भी है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो इनडायरेक्टली टाइड हैं स्टॉक मार्केट से। एटलीस्ट इनडायरेक्टली तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं DII स्ट्रीट की। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के मेजर इन्वेस्टर्स हैं। एक होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में पैसा लगाते हैं। दूसरे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस जो पैसा लगाते हैं शेयर बाजार में। जैसे LIC, अगर आपके पास पॉलिसी है, सारा पैसा शेयर बाजार में जाता है, आधे से ज्यादा उनका, राइट। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स हो गए और भी इंस्टीट्यूशंस हो गए, सारा पैसा कहाँ आता है इनका? शेयर बाजार में। तो आज तक अगर आप देखोगे तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की ना इंडिया में बड़ी चलती थी। इन्होंने बेच दिया मार्केट नीचे, इन्होंने खरीद लिया मार्केट ऊपर, सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा है। लेकिन फाइनली अगर आप देखोगे तो लोगों ने SIPs किए, इंडिया में क्रेज आया, एक अच्छा इन्फ्लो आया शेयर बाजार में। आज DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स हैं, अब ये FI से ज़्यादा हो गए हैं, तो इनका जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अब होने लग गया है हमारे मार्केट्स में। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ DIIs की, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो कोई पूछे आपसे ये क्या है, तो म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गया, जो भी कंपनीज, जो इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाती हैं ना शेयर बाजार में, DIIs हैं वो। और जो विदेशी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में पैसा लगा रही हैं वो FPIs। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो पिछले 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन लोगों का, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो शेयर है हमारे शेयर बाजार में वो ज़्यादा हो गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स से। ये डेटा ये भी दिखाता है कि ओवरसीज फंड मैनेजर जो है ना, इंडियन स्टॉक से थोड़ा सा बच रहे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं अपना शेयर बढ़ा नहीं रहे हैं इंडिया के मार्केट्स में। उनका ये कहना है कि यार वैल्यूएशन अभी ज़्यादा है और अर्निंग्स ग्रोथ भी थोड़ी कम हुई है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से होल्डिंग्स को थोड़ा कट कर देते हैं, बाद में शेयर्स ले लेंगे, अभी के लिए थोड़ा कट कर देते हैं। ये एक रीजन हो सकता है। तो मार्च क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो DIIs के पास जो होल्डिंग थी वो 73 बेसिस पॉइंट बढ़ी है, मतलब 0.73%। तो ये बेसिस पॉइंट जहां लिखा होगा आपको ध्यान रखना है, 73 बेसिस पॉइंट का मतलब परसेंटेज में आपको लाने के लिए इसे 100 से डिवाइड करना होगा। 217.62% शेयर्स इंडिया में DIIs के पास है, और 17.22% जो शेयर्स हैं वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है यहाँ पर। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन सी कंपनीज आ गई? म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इसके अलावा पेंशन फंड्स हो गया। एंड ये लगातार पंप कर रहे हैं पैसा कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में। पिछले 5 सालों से इनके पास इनफ्लोज बहुत अच्छे हैं, लोग जम करके SIPs कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो लैंडस्केप है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, और शेयर बाजार का क्रेज अब अलग लेवल पे जा चुका है। मैं इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात करूँ तो बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है GST का डेटा। अप्रैल में GST जो आया है ये डिफाई कर रहा है हेडविंड्स टू पोस्ट रिकॉर्ड शैटरिंग मॉप अप। रिकॉर्ड तोड़ मैं कहूँगा GST कलेक्शन हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल है, किसी भी देश में आप ये सोचिए, अगर टैक्स का जो पैसा है, मैं कहूँगा जो सरकार हमसे वसूल रही है ओवरऑल, स्पेसिफिकली कंजम्पशन टैक्स, जो कंजम्पशन करने पे लगे, कुछ भी खरीदो और टैक्स लगे उस पर, तो अगर ये बढ़ता है तो ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि बढ़कर आया, राइट। तो ये क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करता है उस देश के बारे में? ये मेरा सवाल है आपसे कि इंडिया का जो GST का कलेक्शन आया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है इस वक्त इंडिया के बारे में? ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन अगर आप देखोगे तो ये बढ़ा है कितना? 12.6% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल टू अ रिकॉर्ड ₹2.37 लाख करोड़। ठीक है, जो सर्ज है वो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इम्प्रूव्ड कंप्लायंस। तो जो नेट GST रिसीट्स हैं, जो फैक्टर इन करता है रिफंड्स, ये भी जा चुके हैं पीक 2.09 लाख करोड़ पे लास्ट मंथ। ये अप है 9.1% फ्रॉम द ईयर बिफोर। जो फिगर्स हैं वो शोकेस करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी रेजिलियंट है, और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये काफ़ी इफेक्टिव है। ये कहना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का। तो यहाँ पे
आप ये देखोगे जो रोबस्ट ग्रोथ आया है वो अनफेवरेबल बेस के साथ आया है। ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 2.10 लाख करोड़ पहुंच गए थे अप्रैल 2024 में। ऑल्दो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आई थी बट स्टिल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन हमें देखने को मिला है। 9.9% इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर मार्च में टू 1.96 लाख करोड़ एंड 9.1% का इंप्रूवमेंट आया फरवरी में टू 1.84 लाख करोड़। सो ये आया है हमारा जीएसटी का डेटा। बात करूंगा अगले आर्टिकल की। विद आई ऑन प्रॉफिटेबिलिटी अहेड ऑफ आईपीओ, परफॉर्म और पेरिश, ये स्टेटमेंट दिया है, आप भी शायद दे सकते हो किसी दिन अगर आपको किसी को बोलना है। परफॉर्म और पेरिश मतलब या तो आप परफॉर्म करो या फिर आप पेरिश कर जाओ, आप खत्म हो जाओ। तो रिलायंस का जो रिटेल है, ठीक है, रिटेल सेगमेंट है, रिलायंस एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है। ऑयल से लेकर के रिटेल, टेलीकॉम, हर चीज मतलब मैं कहूँगा हर सेक्टर में घुस चुके हैं, एंटरटेनमेंट में। तो रिलायंस ने यहाँ पे इनको वार्न किया है कि आप या तो परफॉर्म करो या तो पेरिश कर जाओ। किसको कहा है? जो रिलायंस रिटेल का जो टॉप डेक है, मैनेजमेंट है, इन्होंने एक डायरेक्शन दिया है सारे स्टोर्स को, नए स्टोर्स को। कहा है कि आप रिलायंस का स्टोर खोल रहे हो ना अगर, तो 6 से 12 महीने में वी वांट कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। और अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो ना तो आपको या तो बंद करना पड़ेगा या हम कोई दूसरा रिटेल फॉर्मेट यहाँ पे खोलेंगे, बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जो लीडर है इंडिया का रिटेल सेगमेंट का, अर्लियर इनका प्रैक्टिस क्या था कि 2 साल तक का टाइम देते थे, असेस करते थे किसी नए स्टोर को कि 2 साल तक देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है हमें कि ये शार्प फोकस है इनका प्रॉफिटेबिलिटी पर। ऐसा कंपनीज कब करती हैं? अच्छा, एक तो रीजन आप ये देखो ना, आप रिलायंस के हिसाब से सोचो, अच्छा यार मुझे तो पूरे इंडिया में काम करना होगा, 10 स्टोर खोल के मेरा क्या होना है? मैं थोड़ी 1-2 हज़ार करोड़ के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए तो लाखों करोड़ का ये नंबर मैटर करता है, मैं इतना बड़ा हूँ। तो पूरे इंडिया में स्टोर खोलने के लिए क्या है, स्टार्टिंग में लॉसेस में भी रन कर रहा है ना, करने दो, 2 साल तक देखेंगे, हर स्टोर को 2 साल का टाइम दो। लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया आप छोटे से छोटे टाउन्स में जाओगे ना, आपको रिलायंस के रिटेल के स्टोर्स दिख जाएंगे। रिलायंस रिटेल के स्टोर्स जब खुल गए हैं तो अब क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। स्केल तो कर ही लिया, एक्सपैंड तो कर ही लिया, अब जो यूनिट्स हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाओ। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिलायंस ने एग्जीक्यूट किया है पूरे प्लान को। तो जो ये मार्क करता है एक शिफ्ट फ्रॉम द लीडिंग रिटेलर्स अर्लियर प्राइस, जो अलाउ करता है अप टू 2 years टू असेस अ न्यू स्टोर एंड रिफ्लेक्ट करता है शार्पर फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन्स एज इट प्रिपेयर्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ की बात चल रही है रिलायंस के लिए, यहाँ पे आईपीओ आने की बात कर रहा है और क्लोज वो मीटिंग है एनालिस्ट के साथ। तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि जो आईपीओ आने वाला है यहाँ पे, इससे पहले हमें प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ग्रोथ पे फोकस करना है, जहां हम कॉस्ट को कट करेंगे एंड एक्सपैंड करेंगे अपने मार्जिन को। 2.91 लाख करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, इस कंपनी का, और ये स्केल बैक करेगा अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन को, दूसरे एग्जीक्यूटिव का ये कहना है। और इट प्लान्स टू ओपन 500 to 550 न्यू स्टोर्स एवरी ईयर। हर साल ये 500 से 550 नए स्टोर्स खोलना चाहता है, डाउन फ्रॉम मोर देन 1000 स्टोर्स अर्लियर। तो कंपनी ने ओपन किया है करीब 3300 स्टोर्स कब? FY23 में। एंड लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में इसने शट डाउन किए हैं कितने? 3650 स्टोर्स जो प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो रिलायंस रिटेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, ग्रोसरीज, एपरल, शूज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप देखते हो हर चीज बेचते हैं, ठीक है, जो भी चीजें मार्केट में बिक रही है। तो जो डेज थे क्रेजी एक्सपेंशन के वो खत्म हो चुके हैं। हमने बीज बोया, पानी डाला, अब हमें फल खाना है, तो फल खाने का ये टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये एक स्टेज रहा है रिलायंस रिटेल के बिजनेस डेवलपमेंट का। FPIs have begun to open the taps। अब ये अगले आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, शेयर बाजार से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग है, आप सुनना। FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इन्होंने लगातार, आप देखोगे तो 1 साल में काफी शेयर्स इंडिया से बेचा है, अपने पोर्टफोलियो को काफी लाइट किया है, मतलब पोर्टफोलियो से इंडिया के जो शेयर्स हैं उनको हटाया है। कहा है कि यार काफी ऊपर आ गए हैं शेयर के दाम, और अर्निंग्स की जो ग्रोथ है ना, अगले 1 साल तो नहीं लग रहा कि कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ होनी है बहुत ज्यादा। तो FPIs ने क्या किया, वो नेट बायर्स रहे इंडियन इक्विटीज के अप्रैल में। यहाँ पे शिफ्ट आया इनके स्टैंड्स में मिडल ऑफ द मंथ में। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमिज्म बढ़ा है, लोगों को लग रहा है यूएस के जो टैरिफ्स आएंगे इसमें, तो भाई इंडिया को तो बच ही जाएगा, इंडिया सबसे पहले ही साइन करेगा कुछ बढ़िया डील्स। तो इक्विटीज इन्होंने बेचे 33,927 करोड़ के फर्स्ट हाफ में। FPIs जो है दे हैव एंडेड द मंथ विद नेट परचेजेस वर्थ 4,223 करोड़, ठीक है। दैट मीन्स कि इन्होंने खरीदे हैं इक्विटीज कितने के? 38,150 करोड़ के। डिस्पाइट अगर आप देखोगे ऑल द टैरिफ वॉर जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जितनी अनसर्टेनिटीज रही है, इसके बावजूद। तो आप एक ट्रेंड देखो, जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि भाई आगे मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये इंस्टीट्यूशंस तभी बाय करना शुरू करते हैं और लोग तभी सेल करना शुरू करते हैं। तो इनके लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर पता है क्या है?
कि जनता जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कब बेच रहे हैं। मुझे लगता है ये इनका इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जब हम बेचते हैं तभी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इनका ये एनालिसिस जो भी कर रहे हैं, इवेंचुअली ये डिसीजन ये ले रहे हैं कि अच्छा रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू किया है, चलो बाय का बटन दबा दो। तो इस तरीके से मुझे लगता है एक आप देखोगे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखता है इनके बाइंग के, इवन म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया में उनके बाइंग का डेटा आप देखो और इंडिया रिटेल इन्वेस्टर्स के बाइंग और सेलिंग का डेटा देखो अगर, तो यहाँ पे अप्रैल में एफपीआईज नेट बायर्स रहे हैं 18 में से 10 दिन, ठीक है। और इन्होंने नेट इक्विटी परचेज किया कितना, 980 करोड़ का प्राइमरी मार्केट से, 3243 करोड़ का सेकेंडरी मार्केट से। 2025 में इनसोफार इन्होंने हायर इंटरेस्ट दिखाया है प्राइमरी मार्केट में, विच कवर्स इन्वेस्टमेंट्स इन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। एंड ड्यूरिंग द पीरियड इन्होंने इन्वेस्ट किया है 14,000 करोड़ प्राइमरी सेगमेंट में, जहां इन्होंने बेचा था कितना, 1,26,437 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब मेरा सवाल आपसे है यार, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता क्या है? तो इसका जवाब भी आप ही दोगे, मैं कई बार इसे समझा चुका हूं। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि कोई कमेंट सेक्शन में अच्छे से समझाए कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, एंड आप एज अ बिजनेस, ठीक है, कब प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाओगे और कब आप सेकेंडरी मार्केट से उठाओगे, कैसे डिसाइड करोगे, ये मुझे बताओ, ठीक है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी की। जोमेटो का पेरेंट कंपनी अगर आप देखोगे, इसका नाम इटर्नल है, ठीक है। कुछ दिन पहले इन्होंने नाम यहाँ पे रखा था इटर्नल और लिस्ट किया था। तो इनका प्रॉफिट 78% डिप हो चुका है, 78% प्रॉफिट ही चला गया जोमेटो का, और ये प्रॉफिटेबिलिटी अब इनकी आ गई है 39 करोड़ पे। तो इटर्नल जो पेरेंट कंपनी है जोमेटो और ब्लिंकिट की, थर्सडे को इन्होंने स्टीप डिक्लाइन दिखाया है 78% का अपने ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में। जनवरी मार्च क्वार्टर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 39 करोड़ का फायदा कमाया है जोमेटो ने। लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से? क्विक कॉमर्स कंपनी जो इनकी है ब्लिंकिट, लगातार ये ड्रैग डाउन कर रहे हैं इनके ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ को। लेकिन जो फूड और ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, ये अग्रेसिवली मार्केट शेयर चेज कर रहा है क्विक कॉमर्स में लगातार। मतलब मैं बोलूंगा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है इसमें। कट थ्रोट मतलब आप ये देखो कि जिप्टो है, स्विगी है, जोमेटो तो है ही है, इसके साथ रैपिडो कह रहा है हम लोग क्विक डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पूरे इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी चेज मतलब कर पाना एक तो बड़ा टफ है, और आप कर भी लोगे ना तो प्रॉफिट निकालना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। तो इंडिकेशन है डिपेंडेंस का फूड डिलीवरी के लिए। जोमेटो अभी भी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, क्योंकि ब्लिंकिट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी दिनों तक लगता है ये पैसे खाने वाला है, काफी दिनों तक इसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। फूड डिलीवरी इटर्नल का जो लार्जेस्ट बिजनेस है, इसने मॉडेस्ट ग्रोथ दिखाया मार्च क्वार्टर में। गोयल ने एट्रीब्यूट किया इसको टू अ वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्विक कॉमर्स ऑन बोथ ऑपरेशंस एंड डिमांड। कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो बढ़ा है कितना, 64% ऑन ईयर टू ईयर एट कितना, 5,833 करोड़। तो ब्लिंकिट से ड्रिवन रहा है ये, एंड ये कहीं ना कहीं जोमेटो की बराबरी कर रहा है ब्लिंकिट रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत दूर है, बहुत मात खा रहा है। इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कैश बहुत बर्न करना पड़ रहा है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज रहने वाला है, और पता नहीं शायद हमारी जनरेशन इनको पता नहीं प्रॉफिटेबल होते हुए देख पाएगी या नहीं क्विक कॉमर्स को। हो सकता है हमारे आगे वाली जनरेशन जो हैं वो ज़रूर प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी जब शायद डिलीवरी ड्रोन से की जाएगी या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को रोज़ देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।